देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए मन से आज पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आज यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तभी आप कल जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपका अंक जो होगा वो शानदार रहेगा, क्योंकि आप परीक्षा में बेहतर ढंग से लिखेंगे। क्योंकि यदि हम बेहतर ढंग से तैयारी नहीं करते हैं तो परीक्षा में हमसे कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि अधूरे छूट जाते हैं। तो आपसे कोई भी प्रश्न न छूटे और आप हर प्रश्न को हल करके आए, यही अपेक्षा आप सबसे है और आप सब इसी अपेक्षा को पर खरा उतरने का भरसक प्रयास कीजिए और आज मन से पढ़ते रहिए। मां सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका जिंदगी का हर पड़ाव शुभ हो और आप सब अपने भविष्य में, अपने जीवन में शानदार मुकाम हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपके बीच में प्रेजेंट हूं एक और अध्याय लेकर के पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। और इस पाठ से जिन प्रश्नों को मैं आपके बीच में रखूंगा उनमें से कुछ प्रश्न जो है सो बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे प्रश्न का जिक्र मैं करूंगा जो पूछे जाने की संभावना है। तो प्रथम प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? तो लिखेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करके उसको स्थानीय स्तर पर भी क्या करना, तो प्रसारित करना, ताकि आम लोग भी सत्ता में क्या करें तो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके और आम लोगों की भी स्थिति क्या हो तो बेहतर हो सके। तो यही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या होता है, अर्थ होता है। इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सत्ता किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी सत्ता का क्या किया जाता है, विकेंद्रीकरण, अर्थात भागों में आवंटित किया जाता है ताकि स्थानीय स्तर पर जो आम लोग हैं वह भी सत्ता में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। उसके पश्चात इस पाठ से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या कहते हैं, लोकतंत्र की एक सटीक परिभाषा दी हुई है, जिसके अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है ना। एक ऐसी शासन पद्धति, इसको दूसरे दृष्टिकोण से हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता की भागीदारी बेहद अहम होती है और जनता अपने मत के द्वारा प्रतिनिधि का चयन करती है और वही प्रतिनिधि क्या करते हैं तो जीत करके आने के बाद कार्य करते हैं। तो लोकतंत्र क्या है, तो देश की जान है, देश का प्राण है ना, जिसके द्वारा देश की तमाम गतिविधियां होती है वो संचालित होती है सुचारू रूप से, है ना। तो जो भी आपको उत्तर याद रहे उस प्रश्न का उत्तर आपको उस ढंग से आप लोग दे सकते हैं। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। लिखेंगे भावी समाज अर्थात आने वाले समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी। खैर वर्तमान में लोकतंत्र के को लेकर के क्या है, कुछ समस्याएं भी है लोकतंत्र के अंतर्गत, मगर भावी समाज में उद्देश्य यही रहेगा लोकतंत्र का कि अशिक्षा का जिस प्रकार कहीं न कहीं आज अंत हो रहा है, तो भावी समाज में जो लोकतंत्र का प्रचार और प्रसार जो होगा वो काफी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है और शिक्षा का समापन हो रहा है, शिक्षा का आज अंत हो रहा है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भविष्य में लोकतंत्र जो है सो अपने अनगिनत उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, क्योंकि लोकतंत्र के प्रति लोगों का रुझान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से, भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? तो लिखेंगे भारत में लोकतंत्र के भविष्य को मैं बेहद ही अस्थायी रूप में देखता हूं, है ना। लोकतंत्र का भविष्य भारत में क्या है तो एक अस्थायी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के प्रति आज क्या हो रही है, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं चेतना जागृत हो रही है। हर व्यक्ति अपने मत के अधिकार को समझने की कोशिश कर रहा है, हर व्यक्ति अपने मत का सदुपयोग कर रहा है और किंचित किन्हीं स्थानों पर क्या देखा जाता है तो लोकतंत्र के अंतर्गत क्या करते हैं तो लोग अपने मत का उतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत उनका जो अपना मत होता है और इस प्रकार वो गलत प्रतिनिधि का चयन कर लेते हैं। हमारा आजकल शिक्षा का प्रचार प्रसार जिस ढंग से बढ़ रहा है तो लोग अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठापूर्ण हो रहे हैं और अपने कर्तव्य के प्रति सम्यक अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार वो क्या करते हैं तो अपने मत का समुचित उपयोग करते हैं। और इस प्रकार ये देखा जा रहा है कि भविष्य में क्या होगा, तो भविष्य में लोकतंत्र की पैठ और ज्यादा मजबूत होगी और लोग उसी प्रतिनिधि का चयन करेंगे जो कि उनके हित में कार्य करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य जो है वो क्या है तो अस्थायी है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? तो हम लोग लिखेंगे जो भारत में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब यहां पर के लोग क्या होंगे तो अपने मत, अपने कर्तव्य के प्रति क्या होंगे तो जागरूक होंगे, है ना। क्योंकि बिना लोगों के जागरूक हुए
लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र का परिभाषा यह कहता है कि लोकतंत्र जनता का शासन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, और जनता के हाथों में पूरा कमान दिया गया है कि जनता अपने मत का समुचित उपयोग करे। और यदि जनता मत का समुचित उपयोग नहीं करती है, जनता यदि सटीक निर्णय और कठोर और बिल्कुल ही सकारात्मक निर्णय यदि नहीं लेती है, तो क्या होगा? हर बार वो ठगी जाएगी और हर बार उसके अधिकारों के साथ हनन किया जाएगा। तो लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब हम लोग शिक्षित होंगे, जब हम लोग जागरूक होंगे, है ना। तो जब हम लोग जागरूक होंगे, जब हम लोग शिक्षित होंगे और जब हम लोग अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन करेंगे, अर्थात अच्छे ढंग से निर्वहन करेंगे, जो सत्य के रास्ते होंगे उन्हीं रास्तों पर हम लोग अपना कदम बढ़ाएंगे। और हम लोग किसी के दिखावे में, झालसे में नहीं आकर के, हम लोग लेपापोती के चक्कर में न रह करके हम लोग सकारात्मक रास्तों को हम लोग यदि चुनेंगे, तो तभी क्या हो सकता है? तो लोकतंत्र सफल हो सकता है ना। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। तो लिखेंगे भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है, प्रमुख विशेषता जो इस लोकतंत्र की, हमारे देश के लोकतंत्र की है, वो यह है कि भारत में लोकतंत्र के अंतर्गत किया गया है तो जनता को सर्वाधिक अधिकार दिया गया है, अर्थात सब कुछ सब कुछ जो है वो जनता के हाथों में ही समर्पित कर दिया गया है। जनता क्या करती है? तो जनता अपने मत का सदुपयोग करती है। जनता ही क्या करती है? तो जनता अपना मत का प्रयोग करती है और अपने मत के द्वारा किसी न किसी जो श्रेष्ठ प्रतिनिधि होते हैं, जो श्रेष्ठ प्रतिनिधि, वैसे प्रतिनिधि जो उनके भविष्य को कहीं ना कहीं बदल सकते हैं, तो उनका वह चयन करती है ना। तो ये लोकतंत्र की विशेषता है। और लोकतंत्र के अंतर्गत सबको समान अधिकार दिया गया है, चाहे वो पुरुष हो अथवा स्त्री हो, सबको भागीदारी, सबकी भागीदारी एक रंग की होती है ना। स्थानीय स्तर पर भी पुरुष भी चुनाव निकायों में भाग लेते हैं, स्त्री भी लेती है ना। और सबको समान मत अधिकार दिया गया है। लोकतंत्र के अंतर्गत न केवल पुरुष को मताधिकार प्राप्त है, बल्कि नारी शक्ति भी मत की अधिकारी है, नारी शक्ति को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो लोकतंत्र में सबको समान नजरिए से देख करके चला जाता है। लोकतंत्र में जनता के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो जनता के लिए, अर्थात जनता के अंतर्गत पुरुष हो या अथवा स्त्री हो, गरीब हो अथवा अमीर हो, सबके लिए सकारात्मक, सबके लिए समान महत्व दिया गया है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सभी विशेषताएं जो है लोकतंत्र को क्या करती हैं? तो अनमोल बनाती है। और यही लोकतंत्र के क्या है? भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है, इसमें सबको समान अधिकार दिया गया है ना। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? तो लिखेंगे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में जनता का ही शासन होता है ना। कहीं ना कहीं आंशिक रूप से भी हम कह सकते हैं कि जनता ही क्या करती है? तो जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। जनता ही वोट कौन देती है? जनता देती है ना। तो जनता जो वोट देती है, तो जनता अपने मत का सदुपयोग करती है और जनता अपने मत के द्वारा ही किसी न किसी प्रतिनिधि का चयन करती है ना। और किसके लिए? जनता में लोकतंत्र के अंतर्गत शासन में किसके लिए कार्य किया जाता है? तो जनता के लिए किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही अपने मत का प्रयोग करके क्या करती है? प्रतिनिधि का चयन करती है। और जनता के लिए ही क्या किया जाता है? जो भी प्रतिनिधि जीतते हैं उनका मूल कर्तव्य ही होता है कि वो जनता के लिए ही कार्य करे, है ना, न केवल अपने लिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि जब सत्ता की कुर्सी पर जब लोग आसीन होते हैं तो अपने पद, अपने प्रतिष्ठा को और अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और केवल स्वयं के हित में कार्य करने लगते हैं। मगर लोकतंत्र की परिभाषा यह है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अर्थात लोकतंत्र में जनता क्या करती है? तो जनता अपने मत का चयन करके प्रतिनिधि का चयन करती है और उस प्रतिनिधि का यह कर्तव्य बनता है कि वो जनता के लिए कार्य करे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन की एक प्रक्रिया है। उसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली कैसे है? तो लिखेंगे लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली इसलिए है क्योंकि यह जनमत पर आधारित है, अर्थात जनता के मत पर आधारित शासन प्रणाली है, जिसमें जनता का मत अहम होता है और जनता जिसे अपना मत देती है वही सत्ता के कुर्सी पर आसीन होता है। और वही जनता यदि चाह लेवे तो 5 साल के पश्चात जिस भी व्यक्ति को सत्ता के कुर्सी पर बैठाती है और वह यदि सत्ता के मद में चूर होकर के यदि जनता के हित में कोई भी कार्य नहीं करता है तो 5 साल के बाद बाइज्जत उसको उस कुर्सी पर से उतारने की क्षमता भी एक जनता ही रखती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनमत पर आधारित होने के कारण लोकतंत्र जो है एक सर्वोत्तम प्रणाली है, सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे? तो लिखेंगे
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य अथवा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे? तो लिखेंगे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश इसलिए है क्योंकि यहां पर हर धर्म के लोग, हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी रहते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं, सिख धर्म के लोग भी रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं, आदि आदि धर्म के लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं और अनेकता में एकता हमारे देश की पहचान है। विभिन्न धर्म के लोग रहने के बावजूद भी हम लोग, हर धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हमारा भारत देश जो है सो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर किसी एक धर्म को विशेष प्रधानता और किसी एक को कम नहीं आंका गया है, बल्कि सबको समान नजरिए से देखा जाता है। सब धर्म के लोग अपने अपने ईश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए स्वतंत्र है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तरदायी एवं वैध शासन किसे कहते हैं? तो लिखेंगे उत्तरदायी एवं वैध शासन उस शासन प्रणाली को कहा जाता है जिसमें सबके हितों की रक्षा की जाती है। तो इस प्रकार उत्तरदायी एवं वैध शासन के अंतर्गत को आता कौन है? तो हम लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत सबके हितों की रक्षा की जाती है ना, सबके हितों को ध्यान में रखा जाता है। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आपके पास जो भी समय शेष है उसे विशेष समझिए। इस बात का जिक्र हर एक वीडियो सेशन में आपके समक्ष में रखा जाता है। तो इस बात को एक प्रवचन का एक अंग मत मानिए, बल्कि उस बात का अनुसरण भी कीजिए, क्योंकि अच्छी बातों का अनुसरण यदि आप नहीं करेंगे तो आपके मन में स्वतः अर्थात खुद ब खुद नकारात्मक विचार आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए अच्छी अच्छी बातें सुनिए, और अच्छी अच्छी बातें सुनिए ही नहीं बल्कि अच्छी बातों पर अमल भी कीजिए, क्योंकि अच्छी बातों पर यदि आप अमल करते हैं तो आपका कल जो होगा वो बेहद ही शानदार होगा और बेहद ही अनमोल होगा। धन्यवाद।